वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए पेपर 7 का पार्ट बी। पहला प्रश्न, निम्न में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने, कोपरनिकस ने, टोल्मी ने या स्ट्रेबो ने? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी है वो गोलाकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु। ठीक है। और अरस्तु ने अपनी पुस्तक में कहा था, पुस्तक कौन सी थी उनकी? ऑन द हेवंस, और उसका दूसरा खंड आया था उसके 14 नंबर के अध्याय में इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। तो हमें यहां से क्या जीष्ट निकालना है? तो हमारा आंसर क्या होगा? उनकी पुस्तक क्या है? तो ऑन द हेवंस। क्या नाम है किताब का? अरस्तु की ऑन द हेवंस। और सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार किसने बताया था? तो अरस्तु ने बताया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अफ्रीका के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा? तो हमारा आंसर क्या होगा? अफ्रीका के मध्य से या विश्व के मध्य से भी जो रेखा निकलती है वो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है। देखो, जो भूमध्य रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा भी निकलती है, मकर रेखा भी निकलती है, भूमध्य रेखा भी निकलती है, और देखो ग्रीनविच रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर निकलती है। ठीक है ना। और अफ्रीका महाद्वीप से जो भूमध्य रेखा निकलती है, ठीक है, लेकिन भूमध्य रेखा की और बहुत सारे देशों से निकलती है। तो हमारे एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कौन से देश से भूमध्य रेखा निकलती है या किससे नहीं निकलती। तो हमें भूमध्य रेखा पे जो अवस्थित देश है उनको स्पष्टतः याद कर लेना है। तो देखो, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिपे। ये साओ टोम और प्रिंसिपे एक ही देश का नाम है, काफी बड़ा नाम है। गेबोन, उसके बाद में कांगो, कांगो के बाद में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये कुछ देश है। मैंने आपको बताया था इकोब्रा, सागे काका, यूकेसो, बीमाको। इस प्रकार इनके पहले पहले जो लेटर्स है उनको 2-3 बार आप कंठस्थ करोगे तो फिर आपको याद हो जाएगा। तो अफ्रीका के बीच से कौन सी रेखा निकलती है? तो भूमध्य रेखा निकलती है। हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, प्रशांत या आर्कटिक? तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हम सब विदित है इसके बारे में। जो प्रशांत महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। कितना बड़ा है? तो देखो, जो पृथ्वी का जितना भी जलीय भाग है उसका 45% हिस्सा ओनली प्रशांत महासागर का है। यानी हम मानते हैं विश्व के 4 बड़े महासागर हैं। वैसे तो मतलब 5 महासागर माने जाते हैं, लेकिन मोस्टली हम तो 4 महासागर ही काउंट करते हैं ना। तो उसका 45% तो अकेला इस प्रशांत महासागर का है। ठीक है। और ये कितना बड़ा है? इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है? हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 करोड़ 5 लाख। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। मिड अटलांटिक रिज का कौन सा भाग चैलेंजर्स राइज के रूप में जाना जाता है? यानी मिड अटलांटिक रिज है जो अटलांटिक महासागर, जो असागर का महासागर है, उसके अंदर एक रिज है जिसे मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। उसके 2 भाग है ना। कौन सा भाग चैलेंजर्स राइज के नाम से जाना जाता है? उत्तरी भाग, मध्य भाग, दक्षिणी भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग? तो इसका आंसर होगा जो मिड अटलांटिक रिज का साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी पार्ट है, वो चैलेंजर्स राइज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो उत्तरी भाग को क्या कहते हैं फिर? तो उत्तरी भाग को कहते हैं डॉल्फिन राइज। ठीक है। तो एक बार इसको मैप पे देख लेते हैं। देखिए, हमारे सामने ये अटलांटिक महासागर आ गया है, या यूं कहे एस आकार में जो महासागर है वो आ गया है। तो ये इस प्रकार से महासागर है। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना आपको, उठा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग, इसे हम रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो इसको, ये कौन सा रिज है? तो मिड अटलांटिक रिज कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? मिड अटलांटिक रिज के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। ये तो पहली बात होगी। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट को किस नाम से जानेंगे? डॉल्फिन राइज, है ना। और इसका जो साउदर्न पार्ट है इसको किस नाम से जानेंगे हम? इसको जानेंगे चैलेंजर्स राइज। किस नाम से? चैलेंजर्स राइज के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। और
ये यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। और इधर कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। तो हमारे एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्य में जो महासागर है वो कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या होगा? जो अटलांटिक महासागर है वो इन दोनों महाद्वीपों के मध्य है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी से संबंधित है? किस जलप्रपात की बात कर रहे हैं? विक्टोरिया जलप्रपात की। कौन सी नदी से संबंधित है? जाम्बेजी, वियना, बेलग्रेड या बुडापेस्ट? तो इस हमारा आंसर होगा जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जाम्बेजी नदी से संबंधित है। कौन सी नदी से? जाम्बेजी नदी से। और इस जलप्रपात का जो जैसे मान लीजिए हम तो क्या कहते हैं इसके विक्टोरिया जलप्रपात, लेकिन ये अफ्रीका महाद्वीप में, जाम्बेजी नदी अफ्रीका में बहती है। तो वहां पे इस जलप्रपात का नाम क्या है? तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, आपको हंसी भी आएगी थोड़ी सी। मोसी ओआ तुन्या। क्या नाम है? मोसी ओआ तुन्या। ये किस जलप्रपात का नाम है? हम जैसे मोसी ओआ तुन्या जलप्रपात कौन से देश, कौन से महाद्वीप में, तो हम थोड़े से हड़बड़ा जाएंगे, लेकिन ये विक्टोरिया जलप्रपात का ही दूसरा नाम है, मोसी ओआ तुन्या, ठीक है ना। और ये किस नदी पे है? तो ये जाम्बेजी नदी पे। और मोसी ओआ तुन्या जो अफ्रीकी लैंग्वेज में है, मतलब तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है धुआं जो गरजे, मतलब वो धुआं। तो आप में से कई लोग होंगे जो एडवेंचर पसंद करते हैं, है ना, तो रोमांच को पसंद करते हैं, तो आप कभी विक्टोरिया जलप्रपात चले जाओ, है ना। उससे अगर आप 20-30 किलोमीटर दूर भी खड़े होगे ना तो इतनी खतरनाक आवाजें आएगी, बहुत ही डेंजर आवाजें निकलती है वहां से, ठीक है ना। तो ये काफी रोमांचित करती है, ठीक है ना। लेकिन कमजोर हृदय वालों को उधर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनके लिए खतरनाक हो सकती है, ठीक है। और विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी पे होता है? तो ये जाम्बेजी नदी पे होता है और ये विश्व का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा जलप्रपात भी माना गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। फोकलैंड धारा किस महासागर से निकलती है? फोकलैंड धारा की बात करें, कौन से महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर? तो हमारा आंसर क्या होगा? जो फोकलैंड धारा है वो अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ठीक है। फोकलैंड धारा कैसी धारा है? तो ये ठंडी धारा है और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी जो दक्षिणी पूर्वी तट है ना इसका, उससे दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है दक्षिण अमेरिका में। तो एक बार देख लेते हैं मैप के अंदर। तो ये हमारे सामने फोकलैंड जलधारा का मैप आ गया, यूं कहे दक्षिणी अमेरिका का मैप आ गया है। तो ये देखो फोकलैंड धारा, यहां से ये जो धारा चल रही है ना, ये कौन सी धारा है? ये तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये इधर अफ्रीकन महाद्वीप हो जाएगा। और यहाँ पे जो जलधारा चल रही है ये फोकलैंड जलधारा है और ये कहां से चलती है? दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा फोकलैंड जलधारा तो नीचे होगी, फोकलैंड जलधारा से थोड़ा ऊपर चलते हैं तो कौन सी जलधारा है? ये ब्राजीलियन जलधारा है। और ब्राजीलियन जलधारा कैसे चल रही है? उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। और इसके अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पे कौन सी जलधारा है? तो हमें देखा था अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है वहां पे बेंगुला की जलधारा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से फोकलैंड जलधारा के बारे में तो क्लियर हो जाना है। जो फोकलैंड जलधारा है वो कहां पे चलती है? वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो दक्षिणी हिस्सा है वहां से उत्तरी भाग की तरफ चलती है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति आधी रह जाए, क्या कह रहा है कि पृथ्वी और चांद की जो घूर्णन गति है ना वो कम होके आधी हो जाएगी, तो किसी स्थान पर अगला ज्वार आने में कितना टाइम लगेगा? यानी पृथ्वी की गति भी आधी होगी, घूमने की गति, चांद की घूमने की गति भी आधी होगी, तो जो ज्वार आने का टाइम है ना उसमें भी चेंजिंग हो गया। कितना समय चेंजिंग होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 13 मिनट, 26 मिनट, 52 मिनट, 104 मिनट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 52 मिनट का फर्क आएगा अगर पृथ्वी की घूर्णन गति भी आधी कर दो और चंद्रमा की घूर्णन गति भी आधी कर दो। तो अगले प्रश्न चलते हैं। कोरोमास और मॉरिशस किस महाद्वीप के भाग है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या यूरोप? तो मैंने आपको एक कल के वीडियो में भी करवाया था, तो आपको याद हो गया मॉरिशस कहाँ, मैंने आपको मैप पे दिखाया था बाकायदा कि कोरोमास का है, मॉरिशस का है। याद करो एक बार और आंसर लगवाने का प्रयास करो। तो हमारा आंसर क्या होगा? जो अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। देखो मेडागास्कर है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यानी नॉर्दर्न साइड में देखते हैं तो वहां पे कोरोमास द्वीप है, ठीक है। और जो मॉरिशस है वो कहाँ पे? मेडागास्कर के थोड़े से पूर्वी भाग में मेडागास्कर है, ठीक है। ये मॉरिशस देश है, ठीक है। तो ये कौन से महाद्वीप के भाग है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के भाग माने गए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं।
और पूर्वी अफ्रीका में कहते हैं 19 देश है। वैसे ऐसा फैक्ट आएगा नहीं एग्जाम में। अगले प्रश्न में चलते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े एशिया महाद्वीप के द्वीप की। वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड होगा, लेकिन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीलंका, बोर्नियो, सुमात्रा, अंडमान। तो हमारा आंसर होगा जो बोर्नियो द्वीप है वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अच्छा, बोर्नियो द्वीप का आपने नाम नहीं सुना? कैसे नहीं सुना? इंडोनेशिया का सुना है, मलेशिया का सुना है और ब्रुनेई का सुना है। तो ये कहाँ पे बसे? तो ये बोर्नियो द्वीप पे तो बसे हुए हैं ना। तो देख लेते हैं एक बार बोर्नियो द्वीप को। तो देखो हमारे सामने बोर्नियो द्वीप हो गया। अब जैसे द्वीप तो एक पूरा द्वीप है। अब ये द्वीप तो पहले कोई कंट्री में था नहीं, बाद में हम इंसानों ने इसे डिवाइड कर दिया। तो ये यहाँ पे जो इसका सबसे बड़ा हिस्सा है वो किसके अंडर आता है? वो देखो इंडोनेशिया के अंतर्गत आ रहा है। किस द्वीप का? हम बोर्नियो द्वीप की बात कर रहे हैं। और बोर्नियो द्वीप की विशेषता क्या है? बोर्नियो द्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। और इस पे बोर्नियो द्वीप पे कौन कौन सी कंट्रीज है? तो इंडोनेशिया होगी 1 नंबर, याद हो गया। दूसरी है मलेशिया 2 नंबर, और तीसरी है ब्रुनेई। ये छोटा सा पार्ट ब्रुनेई का भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार बोर्नियो द्वीप पे 3 देश अवस्थित है। कौन कौन से? ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव होता है, वायुमंडल की वो कौन सी परत है जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव होता है? समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल? तो हमारा आंसर क्या होगा? जो आयन मंडल है उसके कारण पृथ्वी पर संचार संभव होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक बार वायुमंडल की परतें देख लेते हैं। तो हमारे सामने ये जो वायुमंडल की प्रमुख परतें उनका मैप आ गया है। तो सबसे जो बाहरी क्षेत्र है ये है, इसे कहते हैं बहिर्मंडल। और ये 700 किलोमीटर से 1,90,000 किलोमीटर, यानी 700 किलोमीटर के जो ऊपर वाला भाग है ना उसको किस नाम से जानेंगे? उसको जानेंगे हम बहिर्मंडल। और तापमंडल के नाम से किसे जानते हैं? 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर वाला एरिया, ठीक है। और ताप किलोमीटर से जस्ट नीचे वाला है ना, ये होगा मध्यमंडल। कौन सा होगा? मध्यमंडल। और मध्यमंडल और तापमंडल के बीच में जो रेखा है उस रेखा को क्या कहते हैं? कार्बन लाइन कहते हैं, ठीक है। और जो मध्यमंडल के जस्ट नीचे समताप मंडल, जहाँ वायुयान वगैरह उड़ते हैं और यहाँ पे बादल वगैरह नहीं रहते और मौसमी घटनाएं नहीं होती है, यानी स्थिति यहाँ पे सामान्य होती है, इसलिए वायुयान उड़ने के लिए सही मंडल है। और समताप मंडल के जस्ट नीचे एक क्षोभमंडल होता है और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 0 से 12 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, यानी ध्रुवों पे उसकी ऊंचाई कम होती है और भूमध्य रेखा पे ऊंचाई इसकी सर्वाधिक होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? हरमट्टन, बोरा, फोन या चिनूक? तो हमारा आंसर क्या होगा? जो हरमट्टन हवा है इसे हम डॉक्टर हवा के नाम से भी जानते हैं और कई बार हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है, तो हम समय नहीं गवाएंगे, अगले प्रश्न में चलेंगे। पंपास घास मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका में। जो पंप्स घास के मैदान है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से मुख्य देश आते हैं? तो देखो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमने पढ़ा है ब्राजील है। इसके अलावा जो अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, ये प्रमुख देश है। अगले प्रश्न चलते हैं। विश्व का सबसे अग्रणी तांबा उत्पादक देश कौन सा है? घाना है, चिली है, अमेरिका है या चाइना है? तो सबसे अग्रणी तांबा उत्पादक देश की बात कर रहे हैं तो विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा तांबा उत्पादक देश है वो चिली है। चिली, सेंटियागो और पेसो। पेसो वहां की करेंसी है, सेंटियागो वहां की चिली की राजधानी है और तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एक बार देख लेते हैं नक्शे पे चिली कहाँ पे। तो हमने पिछले प्रश्न में देखा कि जो ब्राजील है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा चिली जो है, चिली की साइज में काफ़ी लंबा है, जो अपनी मिर्च नहीं होती उसी तरह से ये चिली है, चिली का देश है। नीचे से थोड़ा कटा फटा हुआ है और ये समुद्र के किनारे है और ये कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो कौन सा किनारा? पश्चिमी किनारा है, वहाँ के सहारे चिली है। और चिली का पड़ोसी देश कौन सा है? तो देखो एक तो अर्जेंटीना हो गया, एक बोलीविया भी चिली का पड़ोसी देश है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। और ये ओशन कौन सा है? तो ये तो पैसिफिक ओशन हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, है ना। तो चिली प्रशांत महासागर के मतलब किनारे लगाता है। और इधर वाला जो पानी है दक्षिण अमेरिका वो कौन सा महाद्वीप है? तो ये अटलांटिक महाद्वीप है। चेन एक प्रकार की कृषि की जाती है, यानी हमारे सिलेबस में स्पष्ट तौर पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय कृषि, है ना। तो कौन सी कृषि कौन से देश में की जाती है हमें स्पेशली याद करना है। और ये 15-20 का झुंड है, ठीक है। 15-20 कृषि के नाम याद रखने हमें, तो हमें इनको रट लेना एक बार, है ना। तो हम प्रयास करेंगे 1-2 कृषि का हर चैप्टर में याद करने की, ताकि 15-20 पेपर हम जब तक करें तब तक हमें सारी कृषियों के नाम याद हो जाए। तो चेन है जो कृषि है वो
कहाँ की जाती है? चेन नाम की कृषि थाईलैंड में, फिलीपींस में, श्रीलंका में या मलेशिया में? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी श्रीलंका में। चेन नाम की जो कृषि की जाती है वो कहाँ की जाती है? तो चेन से कहाँ से होते हैं? श्रीलंका में चेन से होते हैं, इस प्रकार याद रखो। तो चेन नाम की कृषि कहाँ की जाती है? श्रीलंका में की जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोटा, पाली, ब्यावर या भीलवाड़ा? तो हमारा आंसर क्या होगा? कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर? तो जो भीलवाड़ा है इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जो भीलवाड़ा शहर है, इसे हम वस्त्र नगरी भी कहते हैं राजस्थान में, वो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन किस संस्था का भाग है? हम बात कर रहे हैं WTO की। कौन सी संस्था का भाग है या किसकी कोई पेरेंट संस्था है क्या WTO की? IMF, UNO, यूनेस्को या ये GATT का सुधरावा रूप है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ये IMF, UNO और यूनेस्को से संबंधित नहीं है, ये एक प्रकार की स्वतंत्र निकाय है ना। और ये GATT का बेहतर रूप है। यानी पहले क्या होता था कि एक विश्व व्यापार किस प्रकार रेगुलेट होता था? तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, एक कागज का टुकड़ा था जिसपे रूल लिखे हुए थे, उस रूल के आधार पे विश्व व्यापार होता था। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो शिकायत कहाँ पे करोगे? किस प्रकार उसको रेगुलेट करोगे? कोई कर्मचारी सचिवालय वगैरह कुछ नहीं था। बाद में क्या किया गया? 1 जनवरी 1995 से WTO की स्थापना की गई। एक पर्टिकुलर सचिवालय बनाया गया, उसका हेड होता है, उसके कर्मचारी होते हैं, और अगर सुविधाएं बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि विश्व व्यापार को सहज करने में वो अपना योगदान भी देगा। तो ये GATT का सुधरा हुआ रूप है, ना कि IMF, यूनेस्को और विश्व बैंक का भाग है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक क्या करता है? खुले बाजार में प्रतिभूतियां क्रय करता है, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है, बैंक दर को बढ़ा देता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात कर रहे हैं साख के विस्तार की। साख का विस्तार का तात्पर्य क्या होता है? साख का विस्तार का तात्पर्य है कि जो लोगों के पास पैसा है वो अच्छी मात्रा में आए और जब जरूरत हो तब उन्हें आराम से उधार मिल जाए। तो ऐसा कब संभव है? जब मार्केट में अच्छी भली करेंसी हो तभी संभव तो होगा ना। तो अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि रिजर्व बैंक अपनी प्रतिभूतियां मार्केट में बेचता है, जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, OMO कहते हैं ना। इसमें क्या होता है? रिजर्व बैंक अपनी कुछ सिक्योरिटीज बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्ड को बेचता है मार्केट में, ठीक है ना। अगर वो मार्केट में बॉन्ड को बेचेगा, ठीक है, तो जो जनता होगी वो बॉन्ड को तो खरीद लेगी और इसके बदले क्या चुकाएगी? इसके बदले पैसे देगी अपने हाथ से। तो पैसे कहाँ चले गए? रिजर्व बैंक के पास चले गए। अगर बॉन्ड को बेचती है RBI तो मार्केट से मतलब जनता से पैसा उठ जाएगा और किसके पास चला जाएगा? RBI के पास। और जनता के पास क्या रह जाएगा? जनता के पास रह जाएगा बॉन्ड। और बॉन्ड क्या काम का? करेंसी को तो आप लेन देन कर सकते हो, यानी अगर आपके पास में 10,000 रुपए होंगे तो आप कभी क्या लेके आ जाओगे, कभी क्या लेके आ जाओगे। लेकिन अब आपके पास में बॉन्ड पड़ा है तो बॉन्ड का क्या लेके आओगे? वो तो घर में पड़ा ही रहेगा। वो तो जब RBI उसका पुनर्भुगतान करेगी, है ना, तब आप उससे पैसा वापस ले सकते हो, तब तक तो वो कोई काम नहीं आएगा। तो इस प्रकार मार्केट में करेंसी सर्कुलेट नहीं होगी तो साख का विस्तार कैसे होगा? तो इस प्रकार से अगर RBI जो बैंक वो मतलब बॉन्ड बेचती है उस कंडीशन में तो साख का विस्तार होने से रहा। अब बैंक दर बढ़ा देने से क्या होगा? बैंक दर बढ़ाने का तात्पर्य क्या है कि बैंक है ना, वो पैसा किससे लेते हैं? रिजर्व बैंक से लेते हैं। और बैंक दर का तात्पर्य होता है वो रेट जिसपे बैंक रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं, ब्याज की रेट की बात कर रहे हैं। अब तो ब्याज की रेट अगर ज्यादा होगी तो बैंकों के कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, और अगर बैंक के ब्याज पैसा लेने की कॉस्ट ज्यादा है तो बैंक किसको देता है? उधार जनता को देता है, तो वो जनता से और ज्यादा ब्याज लेगा। अगर बैंक जनता के ब्याज ज्यादा बढ़ रहा है तो जनता फिर उधार थोड़ी लेगी। अगर आपको कम ब्याज पे पैसा मिल रहा है तब तो आप उधार ले लेते हो, लेकिन आपसे कहेगी बहुत ज्यादा ब्याज पे उधार ले रहे हो, लेना पड़ेगा, तब आप कहोगे नहीं भाई इतना ब्याज हमसे नहीं चुका पाएंगे, तो हम तो बिना ही ब्याज लिए मतलब उधार ले ही रह जाएंगे, हम तो थोड़ा काम कम कर लेंगे, शादी में 20 लाख लगाते 15 लाख के लगा लेंगे, उधार नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा? तो इससे क्या होगा? इससे भी मतलब साख का विस्तार नहीं होगा बैंक दर बढ़ाने देने से। अब बात करते हैं खुले बाजार में प्रतिभूतियां क्रय करने से। प्रतिभूतियां क्रय करने का क्या तात्पर्य है? मतलब जनता के पास बॉन्ड पड़े हैं और RBI के पास पैसे हैं। अब प्रतिभूतियों को क्रय करेगी जनता से, अगर वो प्रतिभूतियों को क्रय करेगी तो क्या करेगा? जनता से बॉन्ड RBI के पास चले जाएंगे और जनता के पास क्या चला जाएगा? पैसा। मार्केट में पैसा हो जाएगा तो क्या होगा? साख का विस्तार होगा। मैंने आपको बताया है, डिटेल में बताया कि किस प्रकार साख का विस्तार हो रहा है, समझ में आ गया ना।
और अगर समझ में नहीं आया तो डरने की कोई बात नहीं। इस प्रकार के प्रश्न हर पेपर में आएंगे और मैं इस प्रकार से इनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और धीरे धीरे 4-5 जैसे पेपर होंगे कंप्लीट तो आपको चीज एकदम सामान्य हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार निम्न में से कौन सा उपाय कर सकती है? तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? ये देखो, पिछला प्रश्न और ये प्रश्न सीधा सीधा कनेक्टेड है। थोड़े प्रश्न की लैंग्वेज में फर्क है, बाकी बात वही है। मतलब मार्केट में पैसा, अगर पैसा ज्यादा होगा तो खर्च करेंगे, यही सारी बातें इसमें होगी। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है? तो मुद्रास्फीति कब रुकेगी? जब मार्केट में पैसे कम होंगे, लोगों के पास साख कम जाएगी, तभी तो होगा ना मार्केट में। मतलब महंगाई कब बढ़ती है? लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं तो लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं और फिर डिमांड बढ़ जाती है और सामान कम होता है मार्केट में। लेने वाले 10 हो गए और जो सामान है वो 5 ही है, तो फिर तो उस चीज की रेट तो बढ़ेगी ही ना। ठीक है, तो कौन से तरीके से मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकती है? तो कराधान में उपाय। कराधान में उपाय इसका क्या तात्पर्य है? सरकार टैक्स की रेट बढ़ा सकती है। टैक्स की रेट बढ़ा देगी तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप है, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, है ना। जब आप टीचर बन जाओगे तो आपकी सैलरी लाख रुपए, तो लगभग मतलब 60-70 हजार रुपये, लाख रुपए हो ही जाएगी ना थोड़े टाइम बाद में। अब आपकी लाख रुपए सैलरी है, अब सरकार क्या 12 महीने में कितने कमाते हैं? तो आप 12 लाख रुपए कमाओगे। ठीक है, अब आपने 12 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है, अब सर पहले आपको मान लीजिए कि 10% टैक्स देना पड़ता था, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता? 1,20,000 टैक्स देना पड़ता। कितने रुपए बच गए? तो आपके पास में बच गए 11, मतलब 10,80,000 रुपए बच गए। ठीक है, अब महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई तो सरकार ने सोचा कि इसको कंट्रोल करते हैं, तो क्या करेगी सरकार? कहेगी टैक्स को बढ़ा देते हैं। टैक्स को बढ़ाने से क्या होगा? टैक्स को मान लीजिए 20% कर दिया, है ना। अब 20% कर दिया तो पहले आपकी जेब में 10,80,000 रुपए आ रहे थे, अब आपकी सैलरी तो उतनी 12 लाख रुपए है। ठीक है, लेकिन आपका टैक्स 20% लग रहा है तो कितना लगेगा? 24,000 रुपए लगेगा, मतलब 2,40,000 रुपए लगेगा। 2,40,000 का तात्पर्य क्या हो गया? आपके जेब में कितना आएगा टैक्स देने के बाद में? तो 12 लाख में से 2,40,000 रुपए लेस करेंगे तो कितना होगा? 9,60,000 रुपए होगा। अब तात्पर्य क्या है? सैलरी तो आपकी 12 लाख थी पहले भी, अब भी, लेकिन अब टैक्स बढ़ गया। टैक्स बढ़ने का प्रभाव क्या हुआ? अब तो आप कितना रुपए खर्च कर सकते हो? अधिकतम 10,80,000 रुपए। नहीं, पहले तो कितने कर सकते थे? 10,80,000, और अब कितना कर सकते हो? 9,60,000। इसका मतलब क्या है? पहले के मुकाबले आप पैसा कम खर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पैसा कम खर्च करोगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा। इसी प्रकार मतलब आप कम खर्च करोगे, फिर इसका प्रभाव आगे वाले में पड़ेगा, वो भी कम करना पड़ेगा, फिर तीसरे में पड़ेगा। इस प्रकार से टैक्स बढ़ा के सरकार ना मुद्रास्फीति को कम कर सकती है। ये उपाय सही है। फिर उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में अगर वृद्धि कर देगी, है ना, जैसे मान लीजिए क्या होता है, 5 सामान थे, ठीक है, लेने वाले 10 हो गए, तो अब मारामारी होगी ना। सामान तो 5 लेने वाले 10, तो उसमें मारामारी होगी। अब सरकार ने क्या किया? उत्पादन बढ़ा दिया। अब 5 की जगह सामान 10 उत्पादित हो गया, लेने वाले भी 10 ही है, सामान भी 10 ही है, अब आराम से सबको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे तो उस वस्तु के रेट बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, लेने वाले हो गए 10, तो क्या होगा? अब ये कहेगा मैं 10 रुपए दे दूंगा, दूसरा कहेगा 10 में तो नहीं दे रहा भाई, दूसरा कहेगा मैं 12 दे दूंगा, तीसरा कहेगा मैं 15 दे दूंगा, है ना। तो इस प्रकार रेट बढ़ते जाएंगे। अब 10 रुपए की चीज के 100 रुपए बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सामान है 100 और लेने वाला 10 ही है, तो उसके तो 10 ही बिकेंगे, बाकी 90 तो घर पे रह जाएंगे, तो उसकी रेट तो कम होगी ना। इस प्रकार मुद्रास्फीति महंगाई तो कम कर सकते हैं, इस प्रकार उत्पादन बढ़ाकर भी, और घाटा वित्तीयन में कमी करके। घाटा वित्तीयन का तात्पर्य क्या होता है? घाटा वित्तीयन का तात्पर्य होता है, घाटा वित्तीयन का तात्पर्य होता है जैसे सरकार की इनकम हुई 100 रुपए, ठीक है, लेकिन सरकार खर्च कर रही है 110 रुपए। अब ये खर्च करके कहां पे जा रहा है पैसा? जनता के पास जा रहा है ना। सरकार की आमदनी 100 रुपए और खर्चा 110 रुपए कर रही है, तो जनता के पास ज्यादा पैसा जा रहा है ना, एक्सेस पैसा जा रहा है। तो अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो खर्च ज्यादा करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे तो फिर मुद्रास्फीति बढ़ेगी। लेकिन अगर सरकार 100 रुपए की मतलब इनकम है सरकार की, और 90 रुपए खर्च करती है बजट के माध्यम से, तो क्या होगा? जनता के पास 90 रुपए जाएंगे। तो पहले के मुकाबले जनता के पास पैसे कम जाएंगे, तो उससे क्या होगा? उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में सरकार की सहायता हुई। इस प्रकार ये सारे ही तरीके हैं जिसके माध्यम से सरकार महंगाई को कम कर सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं।
सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट कौन से साल में जारी की गई? 1970 में, 1980 में, 1990 में या 2000 में? तो देखो मानव विकास रिपोर्ट है ना, सबसे पहले 1990 में जारी की गई थी। कब की गई थी? 1990 में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति हुई है, जुई नहीं, ये हुई है, सॉरी। तो लैटिन शब्द से, अरबी से, देवनागरी से या फ्रांसीसी से। तो जो टेक्सटाइल शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, लैटिन शब्द से टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति हुई है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। और लैटिन शब्द से हुई है, लेकिन जो लैटिन शब्द है क्या है? टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा होता है ना वैसे तो टेक्सियरे नाम का शब्द है, उससे टेक्सटाइल बना है। और टेक्सियरे शब्द का क्या अर्थ है लैटिन भाषा में? उसका अर्थ है बुनना। तो मतलब टेक्सियरे शब्द का अर्थ है बुनना, और टेक्सियरे शब्द से टेक्सटाइल बना है, तो वो भी कपड़े के संदर्भ में उसका हम उपयोग करते हैं। भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? चाय के तो आप शौकीन हो, और सुबह रिचार्ज होने के लिए सबसे पहले आपको चाय की आवश्यकता होती है, सबको होती है। मतलब भारत में तो सारे लोग चाय से ही रिचार्ज होते हैं। मतलब पहला रिचार्ज तो चाय का ही चाहिए होता है व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। पूरे दिन की बात कर रहा हूँ, दिन में आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे बेस्ट चाय कहाँ की होती है? कहाँ की चाय पीते हो आप? जोरहाट की, नीलगिरी की, दार्जिलिंग या कूच बिहार की? तो देखो सबसे बढ़िया चाय है ना, वो दार्जिलिंग की होती है। कहाँ की होती है? दार्जिलिंग की। अच्छा बताओ, दार्जिलिंग कहाँ पे? दार्जिलिंग आसाम में है, पश्चिम बंगाल में है। तो दार्जिलिंग है ना, आसाम में है। लेकिन थोड़ा सा देखो, दार्जिलिंग ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल तो नीचे की तरफ रह गया, जबकि दार्जिलिंग ऊपर की तरफ है। मैं आपको मैप में बताता हूँ। तो हमारे सामने ये मैप आ गया। किसका? ये अपने प्यारे भारत का मैप आ गया है। पूरा मैप तो नहीं है, लेकिन जितना भी हमारे सामने विजिबल है उतना दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल का एरिया है। और दार्जिलिंग कहाँ है? यह दार्जिलिंग है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल ना इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो चाय पैदा होती है ना, वो भारत की सबसे टॉप की चाय पैदा होती है। ठीक है ना। और दार्जिलिंग कौन से राज्य का हिस्सा है? वैसे तो आपको ऐसे मतलब मैप से पूछे तब आपको लगेगा ये पश्चिम बंगाल का भाग कैसे हो सकता है, लेकिन ये वाकई में पश्चिम बंगाल का ही भाग है, क्योंकि पश्चिम बंगाल इस तरह से बना हुआ थोड़ा सा ऐसे। ठीक है ना। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा है, और यहाँ भारत की बेस्ट चाय पैदा होती है। ठीक है। तो आगे से आपको सिर्फ कहाँ की चाय पीनी है? दार्जिलिंग की चाय पीनी है। मलमल सूती कपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जो मलमल सूती कपड़ा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा या महाराष्ट्र का? तो मलमल सूती कपड़ा है वो अपने बंगाल का प्रसिद्ध है। बंगाल का मलमल सूती कपड़ा प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर एफ ड्रकर, किलपैट्रिक, मूलर या हिल्कुस? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पीटर एफ ड्रकर साहब ने द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? पीटर एफ ड्रकर साहब ने। ठीक है। और सबसे पहले निजीकरण शब्द का, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये भी पीटर एफ ड्रकर साहब ने ही किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटर एफ ड्रकर साहब ने किया था। सबसे पहले निजीकरण शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही, यानी पीटर एफ ड्रकर साहब ने किया था। और निजीकरण का तात्पर्य, वैसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं ना, निजीकरण वर्तमान में काफ़ी न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, तो रोज़ आप निजीकरण शब्द सुनते हो, है ना। और एक व्यक्ति है अपने, क्या नाम है उनका, जो अभी कन्हैया कुमार करके व्यक्ति है, और वो भी मतलब क्रेल को बेच दिया, भेल को बेच दिया, ऐसे कोई डायलॉग बोलते रहते हैं ना। तो जो सरकार क्या करती है, जो सरकार अपने मतलब स्टेक है, जैसे मान ले बैंक हो गए, रेलवे हो गई, या कई सारी मतलब भेल हो गई, कई सारी कंपनी जिसमें सरकार की स्टेक है, सरकार उनको जनता को बेच देती है, यानी प्राइवेट लोगों को बेच देती है। तो उसे क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आईडीबीआई बैंक का नाम सुना होगा। आईडीबीआई पहले भारत सरकार का बैंक हुआ करता था, फिर भारत सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। अब ये क्या हो गया? इसका मतलब आईडीबीआई बैंक का निजीकरण हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? देखो संपदा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे आपके पास में लैंड है, गहना है ना, मतलब जमीन है, गहना है, ये क्या है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है। लेकिन नहीं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी है? जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। जैसे मान लीजिए
जैसे कोई रिलायंस है, रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस का जो ब्रांड नाम है वो क्या है, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। जैसे रिलायंस किसी भी इंडस्ट्री में जाती है और अपना टैग लगा देती है रिलायंस, तो उसका उस टैग का मतलब वैल्यू है, ना कि उस प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब उस टैग की लग गया ना तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो वो क्या चीज है, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, कॉपीराइट, कॉपीराइट आता है, बिल्कुल आता है, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क भी आता है, और पेटेंट, पेटेंट भी आता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। बैंक द्रव्य से तात्पर्य है, बैंक लिक्विडिटी से क्या तात्पर्य है, करेंसी नोट, सिक्के, स्वर्ण बुलियन या चेक। तो इसका आंसर है बैंक द्रव्य से तात्पर्य है स्वर्ण बुलियन। क्या है, स्वर्ण बुलियन। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है, तो भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य सीबीआई, एसबीआई, आरबीआई या बीओआई। तो जो आरबीआई है माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में स्थापना हुई थी, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे हुई थी। बाद में 1949 1 जनवरी को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया, और इसके बाद में से भारत का केंद्रीय बैंक बना दिया गया। और ये वर्तमान में बैंकों के बैंक के तौर पे कार्य करता है। और वर्तमान में जो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, तो बैंक को ही दे रखा है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसको ही मतलब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का कार्य दे रखा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आरबीआई हो गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन से साल में लागू किया गया, 1982, 1986, 1988, 1991। तो इसका आंसर क्या होगा, 1986। देखो भारत में उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण का तात्पर्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए कैसे सिस्टम कैसे चलता है, मतलब प्रोडक्ट्स बनते हैं और बनाने वाला बनाता है, फिर खरीदने वाला खरीदता है, लेकिन अब उसको जो खरीदने वाले को चाहिए और जो जिसको जो चीज़ बता के दी गई है वही चीज़ दी जानी चाहिए। अगर इससे कमतर कोई चीज़ दी जाती है तो उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय है, उसके थ्रू हम अपने मतलब अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं कि हमें कोई मतलब निकृष्ट वस्तुएं ना देख सके। तो इस संबंध में जो अधिनियम आया था वो 1986 में आया था। कब आया था, 1986 में आया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है, यानी भारतीय जीडीपी का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाएगा, राष्ट्रीय आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, जीवन स्तर में वृद्धि के आधार पर, बेरोजगारी में कमी के आधार पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे व्यक्त करेंगे, तो हम प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकास व्यक्त करेंगे। तो देखो 2021-22 की जो इकोनॉमिक इको सर्वे आया था उसके अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, ये थी भाई साहब 91,481 रुपए प्रति व्यक्ति। ये है स्थिर कीमतों पर, किस पे, स्थिर कीमतों पे भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 91,481 रुपए थी। कितनी थी, 91,000, मोटा मोटी 91,000 आपको याद रखना है, 91,481 रुपीज थी, ठीक है। और प्रचलित कीमतों पे कितनी थी, तो प्रचलित कीमतों पे 1.5 लाख रुपए कमाता है हर व्यक्ति एक साल के अंदर। कितना कमाता है, 1.5 लाख रुपए। स्थिर कीमतों पे 91,000 रुपए और प्रचलित कीमतों पे 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब आपके लिए सवाल, ये 91,000 रुपए कौन कमाता है, ये भारतीय लेवल पर हर व्यक्ति कमाता है। अगर मैं बात करूं राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, स्थिर पे कितनी है और प्रचलित पे कितनी है, तो आपके लिए टास्क है कि आप इस बात का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है ना। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पे कितनी और प्रचलित कीमत पे कितनी है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है, मतलब किसके अंदर संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है, परिवार का, राज्य का, अर्थव्यवस्था या संगठन का। तो राष्ट्रीय आय लेखा के द्वारा किसकी संपूर्ण आय का, तो पूरी इकोनॉमी की आय का ही तो अध्ययन होगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरी इकोनॉमी की आय का अध्ययन होता है राष्ट्रीय आय लेखा के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ये डेवलप किसने किया था, अमर्त्य सेन ने, फ्राइड ने, महबूब उल हक ने या मोंटेक सिंह ने। तो इसका आंसर होगा जो महबूब उल हक है, ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। हालांकि जो अमर्त्य सेन साहब है इन्होंने भी इनकी मदद की थी, लेकिन जो मोस्ट मतलब मुख्य इकोनॉमिस्ट थे वो महबूब उल हक थे, जिन्होंने मानव विकास सूचकांक को डेवलप किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है,
तो संविधान की विशेषता देखनी है ना हमें, तो ये नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, यानी भारतीय संविधान के बारे में हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी। यानी कुछ केस ऐसे होते हैं जो साधारण संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं कि एक तो विशेष बहुमत से वो पास होने चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद में आधे से अधिक राज्यों को अनुसमर्थन भी उसको होना चाहिए। तो कितनी टफ प्रोसेस है, पहले तो राज्यसभा में विशेष बहुमत, लोकसभा में विशेष बहुमत, बाद में इतना होने के बाद में हर राज्य की विधानसभा में, मतलब आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा में उसका अनुसमर्थन, तो ये टफ हो गया। लेकिन कुछ संविधान संशोधन ऐसे भी होते हैं जो सामान्य कर सकती है, सामान्य संशोधन से, मतलब सामान्य बहुमत से ही भी संशोधन किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, हमारा संविधान नम्य भी है, अनम्य का तात्पर्य होता है मतलब कठोर भी है और लचीला भी। अगला पॉइंट देखते हैं, तो ये तो सही है। दूसरा, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, अलिखित और विस्तृत संविधान। तो भारतीय संविधान अलिखित थोड़ी है, भारत के संविधान को तो लिखा है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। कितना समय लगा है लिखने में? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। अरे भाई इतना समय लगा दिया हमने, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और इसके बाद में ये अलिखित थोड़ी रह गया, ये बिल्कुल अलिखित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम्मिलित नहीं है विशेषताओं में, तो ये हो जाएगा क्योंकि अलिखित नहीं है। बाकी संसदीय सर्वोच्चता होती है, न्यायिक सर्वोच्चता होती है, बिल्कुल होती है, और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य इसमें दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ये अलिखित नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान विस्तृत है क्योंकि 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। कितने हैं? 395। और कैसे कंपेयर करें कि 395 विस्तृत होते हैं? तो भाई साहब जो अमेरिका का संविधान है उसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। कितने हैं? 7। और भारत के संविधान में 395 विस्तृत है ना। तो भारत का संविधान अलिखित नहीं है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है। भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल है। तो इसमें से ये देखना है कि कौन से सत्य कौन से असत्य और क्या किसकी व्याख्या करता है। तो देखो दोनों सही है और RA की सही व्याख्या करता है। भाई साहब सही व्याख्या नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? ये कह रहा है कि भारत का संविधान है वो लोकतांत्रिक संविधान है, बिल्कुल है। भारत का संविधान अपना एक संविधान है इसलिए एक लोकतांत्रिक है, ऐसा नहीं है। मतलब किसी देश का संविधान होने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि वो एक लोकतांत्रिक देश है। क्योंकि संविधान का क्या मतलब होता है? एक विधान होता है और विधान के हिसाब से वो उस देश को चलाया जाता है। तो भाई कोई राजा होगा, उसने कोई विधान बना दिया होगा और उसके अनुसार मतलब देश की शासन व्यवस्था चल सकती है। तो जरूरी नहीं है ना। लेकिन तो RA और सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। मतलब दोनों कथन सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का एक संविधान है इसलिए वो लोकतांत्रिक देश है, ऐसा नहीं है। एक कारण नहीं है इसका। ठीक है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। क्योंकि संविधान तो राजतंत्रात्मक मतलब व्यवस्था में भी हो सकता है, लोकतंत्रात्मक में भी हो सकता है। ठीक है, एकात्मक शासन होगा ना, एक व्यक्ति का शासन चल रहा है और सारा अधिकार उसके पास में है, लेकिन वो एक कानून बना दे, रूल बुक बना दे कि भाई इस हिसाब से चलना होगा, तो वो तो संविधान तो उसका भी हुआ लेकिन लोकतांत्रिक थोड़ी हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? R और A दोनों सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसमें उपयुक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है? आर्टिकल 14, 17, 21 और 24। तो इसका आंसर होगा जो आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21 है, वो किस संबंध में बात करता है? आर्टिकल 21 जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है ना, जीवन जीने का अधिकार। सॉरी एक सेकंड, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। जीवन जीने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 21 करता है। और देखो जीवन जीने का अधिकार का तात्पर्य क्या है, ये थोड़ा विस्तृत है, और जैसे जैसे न्यायिक व्याख्याएं करी गई उसके साथ में ही ये और ज्यादा विस्तृत होता गया। तो इसी में एक भाग है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, इसका तात्पर्य क्या है कि आपको अपनी बातें पर्सनल रखने का अधिकार है। आपको हर बात दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप किससे साथ बैठे, किससे क्या बात करी, आप अकेले रहना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, ये सारे अधिकार है ना निजता मतलब जीवन जीने के अधिकार के भाग होते हैं। तो जो आर्टिकल अनुच्छेद 21 है वो जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, और जीवन जीने के अधिकार
अधिकार में एक पॉइंट हो जाता है निजता का अधिकार, ठीक है। और ये कौन से भाग में दे रखा है अनुच्छेद 21, तो ये अपने जो मूल अधिकार उसमें है, तो जो भाग 3 हो जाएगा उसमें ये दे रखा है। तो इसके अनुसार ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निजता के अधिकार को समझ गए ना आप, ये जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है और ये कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, तो आर्टिकल 21 में दे रखा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के आर्टिकल 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। थोड़ा सा देखो कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, लेकिन हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि हम चीजों को कॉम्प्लेक्स चीजों को समझेंगे, है ना। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीजें हमारे लिए आसान होती जाएगी। बहुत सारे हमारे साथ विद्वान बच्चे हैं, वो उन चीजों को हमसे भी बेहतर समझते होंगे, हो सकता है। तो बात क्या है, ये कह रहा है कि आर्टिकल 13 में जो विधि है उन्हें मूल अधिकारों के असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। क्या कह आर्टिकल 13 में क्या कह रखा है कि कोई भी अगर कानून बनाती है संसद, ठीक है, अगर वो मूल अधिकारों के खिलाफ है, मूल अधिकारों के खिलाफ होगा ना, तो ये कहेगा कि जो कानून बनाया है ना वो कानून जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये कह रखा है आर्टिकल 13 में। लेकिन बाद में ये कहा गया, सरकार ने क्या कहा कि जो संविधान संशोधन करते हैं ना, संविधान संशोधन करते हैं वो सामान्य विधि नहीं है ना। तो अगर संविधान संशोधन किया और वो मूल अधिकारों के खिलाफ है तो भी वो मतलब तो वो शून्य नहीं होंगे। सरकार ने ऐसा कहा कि भाई अनुच्छेद 13 में क्या कह रखा है कि कोई भी विधि बनाई जाएगी, अगर वो मूल अधिकार के असंगत होगी तो वो जीरो घोषित कर दी जाएगी। लेकिन सरकार कह रही है कि संविधान संशोधन तो विधि ही नहीं है, तो उसका अनुच्छेद 13 उस पर लागू नहीं होता। तो न्यायालय ने कहा भाई साहब ऐसा नहीं है। कौन से वाद में ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि जो संविधान संशोधन है ना वो भी विधि है, और अगर वो मूल अधिकार के खिलाफ है ना तो वो भी जीरो होंगे, वो संविधान संशोधन भी जीरो माने जाएंगे। तो ये कौन से मतलब केस में कहा गया था, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल, गोलकनाथ या मेनका गांधी। तो जो मिनर्वा मिल वाद है ना उसमें ऐसा कहा गया था। कौन से वाद में कहा गया, जो मिनर्वा मिल वाद है, मिनर्वा मिल्स वाद, उसमें ऐसा कहा गया, क्या कहा गया कि अगर संविधान संशोधन भी मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो आर्टिकल 13 के तहत उसे भी विधि माना जाएगा और वो भी जीरो होगा। ये मिनर्वा मिल वाद में कहा गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में समाहित नहीं है, यानी कौन से पॉइंट है जो मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो आपने मौलिक कर्तव्य अच्छे से पढ़ रखे हैं और आप तो देखते एलिमिनेट कर दोगे। तो देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना ये मौलिक कर्तव्य है क्या, बिल्कुल है। इसके अलावा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व ये भी है समझना और उसका परिरक्षण करना सही है, ये भी है। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना, ऐसा भी मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित है। लेकिन ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ऐसा तो कहीं मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ नहीं है ना, ये थोड़ी लिखा हुआ है, ये तो आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 40 मतलब नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ना कि मौलिक कर्तव्यों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो ग्राम पंचायतों का गठन है ना वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। अब आप कहोगे मौलिक कर्तव्य हमें याद थोड़ी है, अरे भाई आप भारत के नागरिक को, आपको पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है ना। इसको तो आप रट के रखो, और वैसे पता हो ना हो हमारे एग्जाम में आएगा तब तो पता करना ही है ना। तो एक बार 11 मौलिक कर्तव्यों को याद रखो, कौन से क्रम पे कौन सा है। आजकल एग्जाम में से कॉम्प्लेक्स प्रश्न डाल रहे हैं, तो हमें किसी प्रश्न को मतलब लाइटली नहीं लेना है, हर एक प्रश्न पे पूरा ध्यान कंसंट्रेशन बनाए रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ग्राम पंचायत का गठन ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं होगे, ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, आर्टिकल 40 में दे रखा है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है। कोई भौगोलिक क्षेत्र है, अगर उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो इसका संवैधानिक अधिकार किसके पास है, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, राष्ट्रपति। एक देखो हमने जो ऑप्शन है इनको भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है, B, A, C, D यानी सेम नहीं है। आजकल कई बार प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, उसमें बी कहाँ लिख रखा है, सी कहाँ लिख रखा है, तो हम जल्दबाजी में इस प्रकार गोला गलत भर देते हैं। तो इस चीज की भी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी कि क्या हमारा आंसर क्या है और एग्जैक्टली कौन सा आंसर है, पूरा ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन को एक सेकंड के लिए भी भंग नहीं होने देना है ना। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है, तो ये राष्ट्रपति साहब को है। डी हमारा आंसर है, तो राष्ट्रपति साहब को अधिकार है। अगले प्रश्न में चलते हैं।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? आर्टिकल 137, 139, 130, 138। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1A 137। यानी जो आर्टिकल 137 है ना, वो इस प्रकार का अधिकार देता है। एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। जो हाई सुप्रीम कोर्ट है, किसकी बात कर रहे हैं? उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। अब इसने कोई फैसला दे दिया, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि इसने जो पहले कोई फैसला दिया था, अब इस फैसले को दोबारा देख सके, मतलब अपना ही दिया हुआ फैसला फिर से चेक करना, और फिर अगर उसको लगे कि चेंज, इसको उल्टा कर दो, तो दूसरा फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अधिकार कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? तो ये आर्टिकल 137 में दे रखा है। किस में दे रखा है? आर्टिकल 137 में दे रखा है, ठीक है ना। जो हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के संदर्भ में, तो एक मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन जब अगला वीडियो होगा तो हम प्रयास करेंगे कि इस पे हम व्याख्या करें और बाकी चीज़ों को थोड़ा कम कर ले, ताकि वीडियो उतने ज़्यादा लंबा ना हो। तो उसमें क्या हुआ, पहले तो कह रहा है कि सरकार को मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति है, फिर कह रहा है कि नहीं है, फिर कह रहा है, फिर वापस कह रहा है नहीं है, फिर कह रहा है। इस प्रकार एक क्रम चलता रहा, है ना। लास्ट में अंततः जाके क्या हुई कि संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के तहत है। और फिर कहेगा, कौन डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के तहत है या नहीं? तो बोले कि आप तो चेंजेस कर दो, फिर न्यायपालिका उस चीज को देखेगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के तहत है या नहीं है ना। तो लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लीजिए संविधान मतलब कोई संशोधन किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो मान लीजिए पहले 5 लोगों की पीठ बैठी थी, अब उसका पुनर्विलोकन करने के लिए या उसको चेंजेस करने के लिए उससे ज्यादा की पीठ होगी, फिर 6 लोगों की पीठ होगी, है ना। तो इस प्रकार के जो सुप्रीम कोर्ट को जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 137 में। किसमें? 137 में। आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? एक पॉइंट से इतनी बड़ी व्याख्या थोड़ी याद रखोगे। आपको ये याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय को उसके खुद के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन को जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है? वो 137 के तहत है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का हमें कुछ कथन दे रखे, उन पर विचार करना और फिर देखना कि कौन से सही है कौन से नहीं है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जहां वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है, आहूत कर सकता है। पहला कथन तो ये। दूसरा कथन है, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीनों सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। दूसरा कथन ये। तीसरा कथन है कि एक वर्ष में दिनों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, यानी ऐसा कोई कह नहीं रखा कि इतने दिन संसद चलनी चाहिए देश वर्ष के अंतर्गत। तो इनमें से कौन से सही है? तो इसमें से ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी कहां पे लिख रखा है? ऑप्शन सी लिख रखा है यहां पे, ये ऑप्शन सी है, ना कि यहां पे लिख रखा है। तो 1 और 3 सही है, यानी पहला सही है और तीसरा सही है, यानी दूसरा गलत है। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति जिसे ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो पहला कथन तो सही है, ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कथन है कि भारत संविधान 1 वर्ष में संसद में 3 सत्रों का प्रावधान करता है। तो संविधान 3 सत्रों का प्रावधान नहीं करता। संविधान कहता है कि संसद के सत्र आहूत करने में 6 महीने से अधिक का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, बीच में गैप 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो अधिकतम कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? तो 2 सत्र होने चाहिए ना, तभी तो 6 महीने का। अगर 2 से कम सत्र होंगे तो 6 महीने से ज्यादा का गैप हो जाएगा, तो फिर तो ये बात फॉलो नहीं होगी। तो इसका तात्पर्य क्या है कि 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो इसमें 3 सत्रों का प्रावधान नहीं दे रखा है। हालांकि संविधान के 3 मतलब जो अपनी संसद है उसके नॉर्मली 3 सत्र होते हैं। मानसून सत्र, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन सत्र होते हैं, वो 3 सत्र होते ही है ना। तो बजट सत्र कहते हैं जैसे शुरुआती सत्र को, शीतकालीन के। तो दूसरा कथन तो गलत हो गया। फिर तीसरा कथन कह रहा है कि न्यूनतम दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, यानी कोई निश्चित नहीं कि कितने दिन चलना आवश्यक है, कोई निर्धारित नहीं है। तो ये कथन भी सत्य है। इस प्रकार 1 और 3 कथन हमारे सत्य हो जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। फिर से कथन आगे, इन पर विचार करना है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो ये क्या कह रहा है कथन? कथन कह रहा है कि जो राज्यसभा होती है उसमें यूनियन टेरिटरी से कोई सदस्य नहीं आता राज्यसभा में। लोकसभा में तो आते हैं लेकिन राज्यसभा में नहीं आते। ये कथन सही है क्या? दूसरा कथन कह रहा है निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। और तीसरा कथन है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो लोकसभा राज्यसभा थोड़ी होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इनमें सारे कथन गलत है। कैसे है एक बार देखते हैं इसको। देखो, संघ और राज्य क्षेत्र में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। राज्यसभा के अंदर यूनियन टेरिटरी से नहीं आते, संघ राज्य क्षेत्र से नहीं आते। तो दिल्ली क्या है?
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है। क्या यहाँ से राज्यसभा में सदस्य नहीं जाते? जाते हैं। कितने सदस्य जाते हैं? 3 सदस्य जाते हैं। दूसरी पुदुचेरी, ये भी यूनियन टेरिटरी है, बिल्कुल है। यहाँ से राज्यसभा में सदस्य जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। कितने जाते हैं? 1 सदस्य। इसका मतलब राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी से सदस्य तो जाते हैं, ये कह रहा है नहीं जाते, तो ये कथन तो गलत हो गया ना सीधा सीधा। दूसरा कह रहा है कि निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में होता है। तो निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होता है भाई साहब। जो मतलब लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होते हैं ना, वो हाईकोर्ट के तहत, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो निर्वाचन के जो वाद विवाद होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। ये हमने पढ़ रखा है ना अच्छे से। और तीसरा, संविधान के भारत के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। अरे नहीं भाई, लोकसभा तो होती है, राज्यसभा भी होती है, लेकिन एक पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट तो हमने छोड़ ही दिया। कौन होते हैं वो राष्ट्रपति साहब होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति साहब भी संसद के पार्ट होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके किसका गठन करते हैं? ये भारत की संसद का गठन करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया? ये सारे कथन गलत है हमारे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के उपबंध है? यानी विधान परिषद राज्यों में होती है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, तो इसके संबंध में प्रावधान, इसको बनाने के संबंध में प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? 171, 169, 182, 356। तो जो आर्टिकल 169 है, कौन सा? 169 नंबर का जो आर्टिकल है, उसमें है ना विधान परिषद के बनाने और उसका विघटन करने के संबंध में प्रावधान दे रखे हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता। विधानमंडल में कौन शामिल होता है? तो हमने पढ़ा कि जो विधानसभा शामिल होता है, और फिर विधान परिषद शामिल होता है, और राज्यपाल साहब शामिल होंगे। तो राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब विधानमंडल का भाग नहीं होते। वो किसका भाग होते हैं? वो विधान परिषद या विधानसभा का भाग होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सम्मिलित है? अवशिष्ट शक्तियों की बात करी जा रही है। यानी वैसे शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन अगर कुछ ऐसी शक्ति है जो तीनों में शामिल ही नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो तीनों में नहीं है, तो फिर वो शक्ति किस में होगी? राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य, संसद में। तो वो इस प्रकार की शक्ति जो न संघ सूची में, न राज्य सूची में, न ही समवर्ती सूची में, वो संसद के अधीन शामिल होगी। ठीक है, संसद उस पर कानून बनाने की शक्ति रखता है। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन परिवर्तित हुआ था? देखिए, वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर वाले संविधान का टंटा खत्म हो गया है ना, तो लेकिन जब कब बना था ये? 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 47, 26 जनवरी 50, 26 जनवरी 57। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1957 को बना था। वर्तमान में तो हमारे भारत देश में एक ही संविधान चलता है, वह भारत का संविधान। किसका? भारत का संविधान। और अब ये जम्मू कश्मीर के संविधान का टंटा ही खत्म कर दिया है ना। तो इस प्रकार अब भारत के देश में एक देश एक संविधान ही चलेगा भाई साहब, और ये बीच में मतलब चोचलेबाजी कुछ नहीं चाहिए हमें, और हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे इस प्रकार के किसी भी प्रकार के हेर फेर को। मतलब किसी प्रकार के मतलब टंटेबाजी चाहिए ही नहीं। अब कोई भी करता है उसी टाइम मतलब सर उठाता है, उसी टाइम उसके फंड दबा दो। भारत एक देश है और एक ही रहना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं करना चाहिए। मतलब हम लोगों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना। कोई भी अगर टंटेबाजी करता तो उसको साइड में करो। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो हम बात कर रहे हैं 1882 में। 1882 में एक स्थानीय स्वशासन समझते हो ना, पंचायती राज के माध्यम से स्थानीय स्वशासन देने का प्रयास किया गया। तो इसका मैग्ना कार्टा कहा गया उस प्रस्ताव को। ये किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड हार्डिंग, मैकाले, कॉर्नवालिस या रिपन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यानी जो लॉर्ड रिपन है, इन्होंने स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा जो प्रस्ताव है ना, ये पारित किया गया था। किसने किया था? तो स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो ये रिपन साहब को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। और स्थानीय स्वशासन को वर्तमान में आर्टिकल 40 है ना, और 243 से 243O तक जो प्रावधान किए गए हैं वो स्थानीय स्वशासन को देने के संबंध में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी इसी के लिए किया गया है। तो
स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया था कब? 1882 में। किसने किया था? ये लॉर्ड रिपन ने किया था। पंचायती राज किस प्रकार की व्यवस्था है? एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय, चार स्तरीय, पांच स्तरीय। तो पंचायती राज व्यवस्था हम सबको पता है ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राउंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, तीन स्तरीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो देखो सबसे पहले हम ऑप्शन डी से चलते हैं। पंजाब में है, गुजरात में बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में। यानी इन सारी ही जगह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों की मतलब खुदाई में प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सारी जगह हुए हैं, ये अधिकतम चीजों को समाहित करना है ना हमें, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नसीरुद्दीन महमूद के मकबरे का निर्माण किसके मकबरे का? नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे का निर्माण है ना, वो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया? नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। है कहाँ पे ये? तो ये है भाई साहब दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में ये मकबरा है। पेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, पेन तो वही रहेगा। दिल्ली में कहाँ पे? नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली में है, और इसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहते हैं। नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा कह दो, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कह दो। बनवाया किसने था? इल्तुतमिश ने। कब बनवाया था? 1231 में। दिल्ली में कौन सी जगह है? तो दिल्ली में जगह का नाम है मलकापुर, वहां पे बनवाया। ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं। तो जो इल्तुतमिश है ना, तो इस प्रकार का पहला मकबरा बनाया था। तो इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, इतनी जानकारी काफी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? टॉमस रॉ, विलियम फिच, विलियम हॉकिंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। जो विलियम हॉकिंस है वो जहांगीर के शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज था। कौन था? विलियम हॉकिंस। अकबर के दरबार में महेश दास किसका उपनाम था? फैजी का, अबुल फजल का, बीरबल का या टोडरमल का? तो हम बात कर रहे हैं महेश दास की। महेश दास किसका उपनाम था? तो ये था बीरबल का। अकबर और बीरबल के जोक तो आपने बहुत सुने होंगे, है ना, किस्से तो बहुत सुने होंगे। जो बीरबल का वास्तविक नाम था वो क्या था? महेश दास था। और देखो अकबर के जो मनसब में ना ऐसे दो व्यक्ति थे जिनको मनसबदारी मिली हुई थी, और वो राजपूत नहीं थे, गैर राजपूत थे। इस प्रकार के दो हिंदू कौन थे? तो एक तो थे अपने टोडरमल जी। टोडरमल जी है ना, ये वित्त मंत्री थे अकबर के। और दूसरा था बीरबल, है ना, ये मतलब अकबर के वो चुटकुले सुनाया करता था, है ना। तो इस बीरबल का नाम क्या था वैसे? तो लॉजिकली नाम इसका महेश दास था। ठीक है। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं ने पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो 1916 के लखनऊ में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो देखो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें तो क्या हुआ था, जो कांग्रेस के दो पार्ट हो गए थे, एक था गरम दल, एक था नरम दल, है ना। ये 1907 में तो अलग हो गए, ठीक है। लेकिन 1916 वाला जो अधिवेशन था, है ना, कहां पे हुआ था? 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसमें क्या हो गया, इन दोनों में वापस गठजोड़ हो गया, है ना। तो कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो वो लखनऊ अधिवेशन 1916 वाले अधिवेशन में हुआ था। और इसी के बाद में 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था ना, इसके बाद में ना सिर्फ कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच में हुआ था समझौता, जबकि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस है इनके बीच में समझौता हो गया था भाई साहब, है ना। तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद में हुआ था। और ये किसके प्रयासों से हुआ था? तो लोकमान्य तिलक साहब और एनी बेसेंट मैडम है, इनके प्रयासों से मुस्लिम लीग और अपने कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। अभी हमारे जो सीईटी के एग्जाम हुई थी उसमें भी शायद इस प्रकार का प्रश्न आया था। उसमें दोनों ऑप्शन दे रखे थे कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक साहब, तो उसमें ज़्यादा योगदान लोकमान्य तिलक साहब का था, तो उनको शायद राइट आंसर माना होगा। बाकी एग्जैक्टली जो फाइनल आंसर की भी आ गई है, लेकिन मैंने इसे देखा नहीं है क्या माना आरपीएससी उसने बोर्ड ने। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पे किया गया? गोवा में, मुंबई में, त्रिवेंद्रम में या कराची में? तो जल सेना के जो सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया, है ना। कहां पे किया था? पहली बात तो 18 फरवरी 1946 को किया था। और कहां पे किया था? बंबई में किया था। कहां पे? बंबई में।
लिटन के राज की हालात क्रांति के कगार पर खड़ी थी। ये किसने लिखा? लिटन के राज की हालत है ना क्रांति के कगार पर खड़ी थी। ये लाइन किसने लिखी है? मैक्स मुलर ने, सर विलियम वेडरबर्न ने, ए हो ह्यूम ने, या फिर माउंटबेटन ने? तो ये सर विलियम वेडरबर्न साहब ने लिखी है। जो लिटन है ना उसके राज की हालात क्रांति, लिटन का राज है ना उसके बाद में क्रांति होनी, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब क्रांति होने वाली है। ये सर विलियम वेडरबर्न ने इस प्रकार की बात लिखी थी। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक है, इनको फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल, अरविंद घोष, मिंटो द्वितीय, डिज़राइल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। जो वेलेंटाइन सिरोल साहब है, कौन? वेलेंटाइन सिरोल साहब, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक साहब को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा है। किसने? वेलेंटाइन सिरोल ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्त्रियां भी ऋग्वेद की ऋचाओं की रचयिता थी। मतलब कौन कौन सी स्त्रियां थी जो ऋग्वेद में ऋचाओं की रचयिता थी? लोपमुद्रा, घोषा, पोलामी, गार्गी, शची, कक्षावर्ती। तो इसमें से कौन है जो ऋग्वेद की ऋचाओं की रचयिता थी? तो इसमें जो गार्गी है ना, इसको छोड़ के सारी ही ऋग्वेद की ऋचाओं से संबंधित, मतलब इन्होंने ऋग्वेद की रचना करी थी। कौन कौन है? याद रखने वाली बात है, लोपमुद्रा, घोषा, पोलामी, शची और कक्षावर्ती। तो 1 2 3 5 और 6। तो 1 2 3 और 5 और 6 है, इन्होंने ये ऋग्वेद से संबंधित है। जबकि गार्गी हालांकि ऋग्वेद की ज्ञाता थी बहुत बड़ी, लेकिन ये इन्होंने ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं लिखी थी। और गार्गी के बारे में देखते तो गार्गी बहुत ही मतलब विदुषी महिला थी उस समय। और ये इनके पिता का नाम क्या था? वाक्चनु नाम के ऋषि थे। ये गार्गी जी के पिताजी थे। और वृहदारण्यक उपनिषद की 6ठी और 8वीं ब्राह्मण में उनका नाम प्रमुख है। एक्चुअली उन्होंने ना जो वृहदारण्यक जी थे उन्होंने उनसे संवाद किया था और विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे थे। और इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे, बाद में उन ऋषि साहब ने कह दिया, ऋषि जी ने कह दिया कि माते अब इससे ज़्यादा के आंसर मैं नहीं जानता हूँ, है ना। तो गार्गी जी ने इतने तगड़े तगड़े प्रश्न करे थे उनसे, इतनी बड़ी विदुषी थी वो, बहुत बड़ी विदुषी थी, ये मान के चलो आप। तो ये जो लोपमुद्रा, घोषा, पोलामी, शची और कक्षावर्ती, इन्होंने ऋग्वेद की ऋचाएं लिखी है। गार्गी जी ने नहीं लिखी है। गार्गी जी बहुत बड़ी विदुषी थी। और इनके संबंध में वृहदारण्यक का जो 6ठी और 8वीं ब्राह्मण है ना, उसमें इनका नाम प्रमुख रूप से आता है। और इनके पिताजी का नाम वाक्चनु था। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। भद्रबाहु चरित से जानकारी मिलती है किस बात की? भद्रबाहु के जीवन शैली की, महावीर के निर्माण की, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक और उत्तरकालिक शासन की, महत्वपूर्ण जैन तीर्थंकरों की। तो भद्रबाहु चरित है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रारंभिक और उत्तरकालिक जीवन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक और उत्तरकालिक शासन की जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तोसी संपा क्षेत्र के अधिकारियों को संबोधित, तोसिया संपा जो क्षेत्र एरिया था वहां के जो अधिकारियों को कहा गया कि सारी प्रजा मेरी संतान है। कौन से शिलालेख में उद्धृत है ऐसा? द्वितीय अतिरिक्त शिलालेख में जो जौगढ़ में है, पहले अतिरिक्त शिलालेख में जो धौली में है, 12वें शिलालेख में, 10वें शिलालेख में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। जो पहला अतिरिक्त शिलालेख है ना, देखो अशोक के 14 तो बड़े शिलालेख है, इसके अलावा कुछ अतिरिक्त शिलालेख है। तो इनका जो प्रथम अतिरिक्त शिलालेख है जो धौली में, कहाँ पे? धौली, वहां पे लिखा हुआ है कि सारी की प्रजा मेरी संतान है, इस प्रकार का कथन लिखा हुआ है ना। तो ये किसमें लिखा हुआ है? ऑप्शन बी, मतलब प्रथम अतिरिक्त शिलालेख जो धौली में है वहां पे ये कथन लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किससे संबंधित था? तो अध्यक्ष विजय राघवाचार्य जी थे। तो ये सीधा सीधा आ जाता है कि 1920 का जो नागपुर अधिवेशन है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो विजय राघवाचार्य साहब है इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? विजय राघवाचार्य साहब। अगले प्रश्न चलते हैं। और देखो इसमें जो 1920 का नागपुर अधिवेशन हुआ था ना, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात थी। उसमें क्या, पहले कांग्रेस को ज्वाइन करना थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि उसकी जो सदस्यता शुल्क थी, मतलब एंट्री करने की जो फीस थी ना, वो काफी हाई थी। बाद में 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ इसमें क्या किया कि बोले जिसके पास भी 4 आने हैं, 25 पैसे हैं, है ना, वो 25 पैसे दो और कांग्रेस की सदस्यता लो। सस्ता कर दिया काम। अब सस्ता कर दिया तो लोग बाग फिर जुड़ने लग गए, है ना। तो ये कौन से अधिवेशन में इस प्रकार के उपाय किए गए थे? तो ये नागपुर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1920 में, दिसंबर के महीने में कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं। और उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष कौन थे? तो जो विजय राघवाचार्य जी थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे नागपुर अधिवेशन के। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? जनरल करियप्पा, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट है वो सुभाष चंद्र बोस साहब ने बनाई थी। किसने बनाई? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस साहब ने बनाई। हड़प्पा सभ्यता
किस प्रकार के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो हमने बहुत पढ़ रखा है कि उनकी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ना, वो शहरी लोग थे। और हड़प्पा काल में जो मूर्तियां बनी हैं वो किस प्रकार की मूर्तियां बनी है, किससे बनी है मूर्तियां, चूना से बनी है, स्टाइटाइट से बनी है, ग्रेनाइट से बनी है, संगमरमर से बनी है। तो जो हड़प्पा कालीन मूर्तियां हैं वो अधिकतर तो चूना से बनी है ना, किससे बनी है, चूना से, और स्टेटाइट से बनी है, किससे बनी है, चूना और शैलखड़ी से बनी हुई है ना। तो इसका कह सकते हैं कि चूना पत्थर और स्टेटाइट से हड़प्पा कालीन मूर्तियां बनी हुई है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा कि ग्रेनाइट और संगमरमर में से उस समय की मूर्तियां नहीं बनी है, चूना और स्टेटाइट से बनी हुई है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। मूल्यांकन के तीसरे काल में किस पर बल दिया जाता है। यह शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, हमारे 10 प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो मूल्यांकन के तीसरे काल में किस पर बल दिया गया है, बुद्धि मापने पर, सांख्यिकीय प्रविधियों पर, वैज्ञानिक विधियों पर, या इन सभी पर। तो मूल्यांकन के तीसरे काल में सांख्यिकीय प्रविधियों पर बल दिया गया। किसमें, सांख्यिकीय प्रविधियों पर। मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है, मापन और मूल्यांकन, मापन मूल्य निर्धारण, मापन सकारात्मक प्रतिक्रिया, यह सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मापन और मूल्य निर्धारण। क्या होगा, मापन और मूल्य निर्धारण, ये मूल्यांकन का तात्पर्य। यानी मूल्यांकन किसे कहेंगे, पहले तो माप लो फिर उसका मूल्य निर्धारित कर लो, ये मूल्यांकन हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो शिक्षा छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यह कथन किसका है, बाइनिंग का, जॉन डीवी का, योकम और सिम्पसन का, या जे वेन लाइट स्टोन का। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी योकम और सिम्पसन का यह कथन है। कथन क्या है, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है, मतलब इस कथन में उपचारात्मक शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यह कथन किसका है, ये योकम और सिम्पसन साहब का है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुदेशात्मक सहायक प्रणाली से लाभ क्या है, समय और परिश्रम की बचत, विषय की रोचक बनाना, विषय वस्तु की स्पष्टता, ये सभी। तो अनुदेशात्मक सहायक प्रणाली की ये सारी विशेषता है, यानी इसमें समय की बचत होती है, परिश्रम की बचत होती है, इसमें विषय को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है और विषय वस्तु स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, कोई प्रकार का डाउट उसमें नहीं होता। तो ये सारी विशेषता अनुदेशात्मक सहायक प्रणाली के लाभ है। जब विद्यार्थी रुचि लेकर अपना सारा ध्यान पढ़ने में लगाएगा तो वह क्या नहीं करेगा, मतलब पूरा कंसंट्रेशन के साथ विद्यार्थी पढ़ रहा है आप लोगों की तरह, क्योंकि ऑलमोस्ट हम अपने वीडियो के अंतिम स्टेज पे पहुंच चुके हैं और फिर भी आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, मतलब आप रुचि लेके पढ़ रहे हो। तो आप क्या नहीं कर पाओगे, अनुशासनहीनता, पक्षपात, दया या प्रत्यक्ष अनुभव। तो आप इस कंडीशन में अनुशासनहीनता नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आप रुचि लेके पढ़ रहे हो। रुचि लेके जो पढ़ता है वो कभी अनुशासनहीनता नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी अनवधता का कारण बनती है, अनवधता का कारण कौन सी बनती है, अवांछनीय तुलना, डरा धमका कर कार्य पूरा कराना, गुस्से से बेकाबू होना, ये सभी। तो अनवधता का कारण कौन सी बनती है, तो ये सारी बातें है ना नेगेटिव है, यही अनवधता का कारण बनती है। अवांछनीय तुलना मतलब आप, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग गुण होते हैं, तो आप एक की तुलना दूसरों से करोगे तो ये अनवधता का कारण बनेगी ना, तो ये सही है। दूसरा, डरा धमका कर काम को पूरा करना, ये भी गलत है, तो ये भी अनवधता का कारण बनती है। और गुस्से में बेकाबू हो जाना, तो ये भी बनती है। तो ये सारे ही कारण है ना अनवधता का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक वह है, प्रभावी शिक्षक कौन होंगे, आप प्रभावी शिक्षक बनोगे तो आपको पता है प्रभावी शिक्षक की क्या विशेषता होती है। कक्षा पर नियंत्रण रखे, अधिक सूचनाएं दे, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करे, या फिर गृह कार्य की सही जांच करे। तो इसका आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने वाला जो शिक्षक होगा वो अच्छा शिक्षक माना जाएगा, प्रभावी शिक्षक माना जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग मतलब विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करोगे तो आप मतलब प्रभावी शिक्षक बनोगे। ठीक है। कौन सा उपागम सरल से जटिल शिक्षण सूत्रों के अनुसार शिक्षण पर जोर देता है, कौन सा उपागम जोड़ देता है सरल से जटिल की तरफ, सकेंद्रित, एकेंद्रित, सहसंबंधित, चक्रीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सकेंद्रित। यानी इसमें क्या होता है, सरल से जटिल की तरफ शिक्षण किया जाता है, पहले सरल बाद में जटिल की तरफ, तो इसे कहेंगे सकेंद्रित शिक्षण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चक्रीय उपागम का प्रयोग सामाजिक विज्ञान में कब किया गया,
1850, 1960, 1890, 1900। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1960 में है। ये 1860 है, 1960 है। चक्रीय उपागम का प्रयोग 1960 में किया गया है। वैसे आप एक बार इसको देख लेना। और किसने किया है? तो ब्रूनर साहब ने किया है। किसने किया है इसका प्रयोग? ब्रूनर साहब ने किया है। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न में शिक्षण विधि के तत्व है। कौन से है जो शिक्षण विधि के तत्व है? संप्रेषण, चित्र, हाव भाव, ये सभी। तो देखो शिक्षण विधि के तो सारे ही तत्व है। उसमें संप्रेषण भी होता है, उसमें चित्रों के माध्यम से भी समझा जाता है, और उसमें हाव भाव का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे ही शिक्षण विधि के तत्व है। बाकी आज की वीडियो हमारा यही कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत सारे व्यक्ति भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि बार बार तो मैं कहता भी नहीं वैसे, क्योंकि मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है ना। क्योंकि 27-28 फरवरी के बाद में आप भी फ्री हो, हम भी फ्री, बाद में कर लेंगे सब्सक्राइब, बाद में शेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर हो सके तो अभी बता दो आपके मतलब दोस्त। बाकी उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे हो। और दिन में यार 12-13 घंटा तो पढ़ना ही है आपको। 1 घंटा तो हमारा वीडियो देखना है और 12 घंटे अपने लेवल पे पढ़ना है। और चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, हो सके उतने प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, है ना। एग्जाम में दिक्कत क्या होती है? ज्ञान तो सारा है, लेकिन जब आंसर लगाने की बारी आती है तब मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही सोच लेते हैं, और जो उत्तर नहीं लगा के दूसरा उत्तर लगा देते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार की जो गलतियां हैं वो एलिमिनेट हो जाएगी, और धीरे 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 हम मतलब बेस्ट से बेस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, और हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।